हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। चलिए नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, दैट इज थर्ड सेवन्थ की ज्योग्राफी का। तो इसमें हम देखेंगे आवर चेंजिंग अर्थ। जो अर्थ है उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं और कैसे कैसे वो किस तरह की फॉर्म्स बनाती है। जैसे अगर हम बात करें जो लिथोस्फीयर, हमारा लिथोस्फीयर क्या होता है? लिथोस्फीयर जहाँ हम रहते हैं, ठीक है, अर्थ की जो सॉइल है उस वाले एरिया को हम क्या बोलते हैं? अर्थ क्रस्ट, ऑलमोस्ट अर्थ क्रस्ट को। और अपर जो बिल्कुल अपर मेंटल है उसकी थोड़ा सा लेयर को हम क्या बोलते हैं? लिथोस्फीयर, ठीक है। द लिथोस्फीयर ब्रोकन इनटू द नंबर ऑफ प्लेट्स इज नॉन एज लिथोस्फेरिक प्लेट। मतलब जो अर्थ का सरफेस है, ऊपर का जो सरफेस है वो अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों में प्लेट्स की फॉर्म में बटा हुआ है, जिसे हम क्या कहते हैं? लिथोस्फेरिक प्लेट कहते हैं। समझ आई बात? You will surprised to know that these plate move around very slowly। ये जो प्लेट हैं एक दूसरे के आसपास क्या करती हैं? मूव करती हैं, लेकिन बहुत धीरे, वेरी स्लोली, जस्ट ए फ्यू मिलीमीटर ईच ईयर, कि कुछ मिलीमीटर ही मूव करती हैं एक साल में, ठीक है। दिस इज बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ मोल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ। कि क्या है कि ये जो प्लेट हैं ये किस पे रखी हैं? मोल्टन मैग्मा, यानी कि यहाँ पे एक पानी के जैसा है कुछ, यही लगाओ मोल्टन मैग्मा है कि अंदर मोल्टन चीजें हैं, पानी है और पानी के ऊपर ये अलग अलग प्लेट रखी हैं जो क्या कर रही हैं? मूव कर रही हैं। जैसे पानी में लहरें आती हैं तो ये मूव करती हैं प्लेटें। मान लो कागज है, कागज का टुकड़ा आपने पानी पे रख दिया, अब पानी में लहरें आएंगी तो कागज का टुकड़ा भी क्या करेगा? मूव करेगा लहर के साथ। तो इसी तरह जो अर्थ के अंदर मोल्टन मैग्मा है, मैग्मा पे बहुत सारी प्लेटें हैं, और वो प्लेट भी, मैग्मा जब मूव करता है तो वो प्लेट भी क्या करेगी? मूव करेगी। द मोल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ मूव इन सर्कुलर मैनर। क्या करता है? मान लो अर्थ तो गोल ही है ना भाई, अर्थ तो गोल है, तो अंदर का जो मैग्मा है वो भी गोल गोल घूमेगा, और गोल गोल घूमेगा तो अभी बताया कि ये इधर चारों तरफ इसके क्या है? प्लेट्स हैं सर। वो प्लेट्स भी तो घूमेंगी, या तो इधर जाएगी, मान लो ये प्लेट है इस तरफ जाएगी, ये इस तरफ जाएगी, ये इस तरफ जाएगी, ये इस तरफ जाएगी, ठीक है, तो ऐसे घूमेंगी। द मूवमेंट ऑफ दीज प्लेट्स का चेंज ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। ये जो मूवमेंट है प्लेट के घूमने की, वही क्या करती है? अर्थ के सरफेस में चेंजेस लेके आती है, अर्थ के सरफेस में चेंजेस लेके आती है। आगे पढ़ेंगे कि मैग्मा कैसे निकलता है, अर्थ के बाहर कैसे निकलता है, और ये प्लेट कैसे मूव करती हैं, वो 11th क्लास में पढ़ेंगे। द अर्थ मूवमेंट आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द फोर्सेस विच काज देम। कि अर्थ की जो मूवमेंट है उसको डिवाइड किया गया है अलग अलग पार्ट्स में, ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेसिस के ऊपर? कि जो फोर्सेज हैं जो उन्हें कॉज करते हैं उनके बेसिस पे। द फोर्सेज विच एक्ट इन द इंटीरियर ऑफ अर्थ इज कॉल्ड द एंडोजेनिक फोर्स। कि जो अर्थ के अंदर जो लगते हैं, अर्थ के अंदर जो लगते हैं, जिन फोर्स के कारण चेंज आता है, जैसे अभी ये मैग्मा वाला जो फोर्स था जो अर्थ की प्लेट के ऊपर लग रहा है, तो ये एंडोजेनिक फोर्स हो गया, जो अर्थ के अंदर की तरफ लगते हैं। ऐसे फोर्सेस जो अर्थ के बाहर सरफेस के ऊपर लगते हैं, जैसे हवा चल रही है, पानी बह रहा है, ठीक है, बहने के कारण वो अपने साथ मिट्टी बहा ले जाता है, हवा तेज आंधियां चल रही हैं तो वो भी मिट्टी बहा ले जाती हैं, वो सारा क्या है? एक्सोजेनिक फोर्स, ठीक है, एक्सोजेनिक फोर्स बोलते हैं। एंडोजेनिक जो अंदर लगते हैं, एक्सोजेनिक जो बाहर लगते हैं। अब ये जो अर्थ की मूवमेंट है, अर्थ जो मूवमेंट कर रही है, अर्थ के अंदर जो किसी भी तरह के मूवमेंट है, उनको दो पार्ट्स में बांटा अभी हमने, एंडोजेनिक फोर्सेस और एक्सोजेनिक फोर्सेस। एंडोजेनिक फोर्सेस भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो सडन फोर्स, बहुत तेजी से जो आए, और एक डायस्ट्रॉफिक फोर्स, ठीक है। अब ये जो सडन फोर्स है, जैसे अर्थक्वेक आ गया, बहुत जल्दी आता है, वॉल्केनो, लैंडस्लाइड, अभी आप देखोगे उत्तराखंड में बहुत सारे पहाड़ गिर रहे हैं बारिश के कारण, ज्वालामुखी फटना, एकदम से फटता है ना। डायस्ट्रॉफिक फोर्स में आप देखोगे बिल्डिंग मूवमेंट्स, ये बात करेंगे बिल्डिंग मूवमेंट्स का, उन बिल्डिंग की बात नहीं कर रहा, घर वाली बिल्डिंग की बात नहीं कर रहा, जो अर्थ में जो रॉक्स वगैरह बनती हैं उनकी बात कर रहा। अब देखिए एक्सोजेनिक फोर्स, इरोजनल एंड डिपोजिशनल। जैसे ये है रिवर,
रिवर बहुत सारे कंकर पत्थर बहा के ले आती है जब पहाड़ से आती है, तो क्या हो गया, इरोजन हो गया। डिपोजिशन, जहां ये धीरे होगी वहां पे डिपोजिट कर देगी, कहीं तो जाके वो कंकर पत्थर रुकेंगे। हवा जब तेज चलती है तो बहुत सारी मिट्टी अपने साथ ले आती है, जहां स्पीड धीरे होगी वहां क्या हो जाएगा, ये मिट्टी जमा हो जाएगी। ऐसे ही सी वेव है, समुद्र की लहरें, ऐसे ही ग्लेशियर है। तो ये सारे फोर्सेस अभी हम पढ़ेंगे, ये भी डिस्कस करेंगे और ये वाले फोर्स भी हम डिस्कस करेंगे। मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। अब देखिए एंडोजेनिक फोर्सेस क्या होते हैं। एंडोजेनिक फोर्सेस प्रोड्यूस सडन मूवमेंट at the other time produce slow movement. The sudden movements are like earthquake, volcanoes, cause the mass destruction over the surface of earth। कि भाई अंदर के जो मूवमेंट है वो बहुत तेजी से होते हैं, जिसके कारण क्या होता है, अर्थ के ऊपर का जो एरिया है उसके अंदर मास डिस्ट्रक्शन होता है, मतलब बहुत सारी चीजें टूट सकती हैं या टूटती हैं। जैसे अभी बात करेंगे, ये वॉल्केनो है। वॉल्केनो यहाँ से क्या हुआ, ये अंदर से क्या था, मैग्मा था। अब मैग्मा बहुत स्पीड से, बहुत प्रेशर के साथ बाहर आएगा और एक ब्लास्ट के साथ फटेगा, बहुत तेज ब्लास्ट के साथ फटेगा। और जैसे ये फटेगा तो आकाश में बहुत सारे गैसेस, धुआं, ये सब कुछ आकाश में जाएगा। मतलब ये क्या हुआ कि भाई आकाश में निकला जो पहले धुआं वगैरह नहीं था, कुछ तो बनेगा, ये जाके कहीं पे पत्थर वत्थर होंगे इसके अंदर, वो जाके कहीं पे गिरेंगे तो वो वहां डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। ए वॉल्केनो इज ए वेंट, कि वॉल्केनो का क्या होता है, एक वेंट है इन द अर्थ क्रस्ट थ्रू विच द मोल्टन मटेरियल इरेप्ट्स सडनली, कि अर्थ के ऊपर जो क्या है एक वॉल्केनो में ये वेंट है, ये पाइप है, पाइप जहाँ से क्या निकल रहा है, मैग्मा निकल रहा है बाहर और डिपॉजिट हो रहा है। और ये क्या कर रहा है, सडनली अचानक से बाहर निकलता है। इरप्ट मटेरियल, मोल्टन मटेरियल इरप्ट सडनली, कि बाहर निकलता है बहुत जल्दी। सिमिलरली when lithospheric plate move the surface of the earth vibrate, मतलब जैसे ये प्लेट थी, मैं अभी बता रहा था आपको कि प्लेट थी, ऐसे प्लेट रखी हैं किसके ऊपर, ये अर्थ के सरफेस की प्लेटें हैं, ठीक है। और इनके नीचे क्या है, मैग्मा है, यहाँ पे मैग्मा, मोल्टन मैग्मा है। जब ये प्लेट मूव करेगी, जब ये प्लेट हिलेगी तो ऑब्वियसली बात है भाई, आपका घर भी तो हिलेगा, आपका घर भी तो हिलेगा। और ये अगर बहुत तेजी से हिलती हैं, मान लो ये प्लेट और ये प्लेट आपस में टकराई तो बहुत तेज भूकंप आएगा, है ना। और भूकंप आने का कारण क्या है कि ये प्लेटें हिलना, द वाइब्रेशन कैन ट्रेवल अराउंड द अर्थ, जो ये जब हिलेगी तो वाइब्रेशन होगा, वो पूरी पृथ्वी में क्या कर सकता है, जा सकता है। और इसी वाइब्रेशन को हम क्या कहते हैं, अर्थक्वेक कहते हैं। जहाँ पे अर्थक्वेक आता है, ठीक है, जहाँ पे स्टार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं बेटा, फोकस कहते हैं। मान लो ये था, यहाँ इस कोने पे ये और ये टकराई, तो ये इस कोने पे क्या हुआ, टकराने के बाद क्या होगा, हिलेगी पृथ्वी, तो इस जगह को क्या हो गया, क्या बोल दिया, फोकस बोल दिया। अंदर टकरा रही है ना, सरफेस तो पूरा एक जैसा है, बाउंड्री नहीं है सरफेस के ऊपर, तो बाउंड्री नहीं है तो ये जहाँ पे जाएगा ऊपर, जब अर्थ के ऊपर जाएगा तो उस ऊपर वाले जगह को, जहाँ अर्थ के ऊपर ये टकराएगी वेव जाके, मान लो कैसे मैं बात कर रहा हूँ, ये अर्थ है ना, अर्थ के अंदर क्या है, ये मैग्मा है, घूम रहा है, और ये अलग अलग क्या है, प्लेट्स हैं। मान लो ये एक प्लेट हो गई, ये दूसरी हो गई, ये तीसरी हो गई और ये चौथी प्लेट हो गई। मान लो ये दोनों प्लेट, ये ऊपर की तरफ जो दो प्लेट हैं ये आपस में टकरा रही हैं, ये टकराई, टकराने के टकराव तो यहाँ हुआ, है ना, तो इसको हमने बोल दिया फोकस। लेकिन अभी ये अर्थ का सरफेस तो ये वाला है, ऊपर तो है, यहाँ से जब ये बाहर जाएगी तो जो बाहर जाके जहाँ पे टकरा रही है, यहाँ जो टकरा रही है इस जगह, इसको हमने क्या बोल दिया बेटा, एपी सेंटर। और ये क्या हो गया, ये जो नीचे है इसको हमने फोकस बोल दिया या हाइपोसेंटर बोल दिया। समझ आई बात। जहाँ पे ये टकराएगी तो भाई सीधी सी बात है, जहाँ पे ये जाके टकरा रही है, यहाँ पे कोई बिल्डिंग थी वो सबसे तेज हिलेगी,
जितनी दूर ये जाएगी अर्थ के सरफेस पे उतना स्पीड क्या होगी बेटा, इसकी धीरे होती जाएगी। मतलब जितनी दूर अर्थक्वेक जाएगा अर्थ के सरफेस पे तो वेव क्या होती है, धीरे होती है। जैसे पानी है, मान लो पानी का जोड़ है या तालाब है, कुछ भी है, ये पानी का तालाब, आपने पत्थर फेंका, पत्थर यहाँ गिरा तो यहाँ पे बहुत तेजी से वेव उठेगी, और जब वो किनारे पे आएगी तो किनारे पे मान लो दूसरी तरफ, ये एक तरफ है ना, एक तरफ है, दूसरी तरफ जब किनारे पे जाएगी तो वो क्या पता वेव पहुंचे ही नहीं, या पहुंचे तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, धीरे हो जाएगी। आप देखोगे यहाँ से जितनी बड़ी बड़ी लहरें निकलने लगेंगी वो किनारे पे आते आते धीरे हो जाएंगी, छोटी हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि जो पावर है वो कम हो जाएगी, है ना, जो पावर थी उनमें वो कम हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए फोकस पता चला कि फोकस कहाँ होता है, जहाँ से पैदा होता है। एपीसेंटर जहाँ पे पृथ्वी के ऊपर सरफेस के ऊपर आके टकराएगा। वाइब्रेशन ट्रेवल आउटवर्ड फ्रॉम द एपीसेंटर, कि भाई एपीसेंटर से आउटवर्ड बाहर की तरफ क्या होगी, पूरे सरफेस की तरफ क्या चलेगी, वाइब्रेशन फैलना शुरू होगा। ग्रेटेस्ट डैमेज इज यूजुअली क्लोजेस्ट टू द एपीसेंटर, या तो एपीसेंटर पे हो या एपीसेंटर के आसपास कोई जगह होगी, जितनी भी जगह होगी वहाँ पे सबसे ज़्यादा नुकसान होगा, और धीरे धीरे जैसे जैसे ये दूर जाएगा वहाँ पे कम नुकसान होता चला जाएगा, है ना, क्योंकि पावर कम होती चली जाएगी। Although earthquake cannot be predicted, the impact can certainly be minimized if we are prepared beforehand। कि भाई अर्थक्वेक के बारे में पहले पता नहीं लगाया जा सकता, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, उसके आने से पहले अपनी तैयारियां रख सकते हैं, कि या फिर उसको क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। कैसे? उसका इम्पैक्ट कम करके, मतलब भूकंप रोधी अगर हम बिल्डिंग बनाए, जैसे जापान है बेटा, जापान में हमेशा भूकंप आते रहते हैं, रोज, ऑलमोस्ट रोज भूकंप आता है, तो उनकी बिल्डिंग ऐसे मिलेंगी कि अगर बहुत तेज भूकंप आ जाए तो भी ना गिरे, ज़्यादा नुकसान ना हो पाए, है ना, ज़्यादा नुकसान ना हो। जैसे अपने भुज में आया था 2001 में बेटा, 26 जनवरी 2001 को क्या आया था, गुजरात में जो भूकंप आया था उसका रिएक्टर स्केल, ये मापने का यंत्र है कि भूकंप कितनी तेज आता है। तो मर्केली और रिएक्टर दो स्केल होते हैं, इसकी बात करेंगे आगे क्लासेस में। तो 6.9 रिएक्टर स्केल पे था, मतलब ऑलमोस्ट 7 की स्पीड थी, और 7 की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। अब आगे देखिए, जो अर्थक्वेक प्रिपेयर्डनेस, मतलब अर्थक्वेक के अगेंस्ट हम प्रिपेयर्डनेस कैसे कर सकते हैं। सेफ स्पॉट, मतलब ऐसी जगह चले जाएं जहाँ पे बिल्कुल सेफ हो। मान लो जैसे किचन काउंटर है, उसके नीचे, किचन की जो स्लैब है उसके नीचे घुस गए, ठीक है, टेबल के नीचे, डेस्क के नीचे, क्योंकि जब मान लो अगर बिल्डिंग गिरनी भी है तो जो इम्पैक्ट आ रहा है वो कम आएगा, है ना। और जैसे स्टे अवे फ्रॉम फायर प्लेस के जो है जहाँ आग लग रही है, आग के काम होते हैं उनसे दूर रहें, चिमनियों से दूर रहें, विंडोज से दूर रहें, शटर से दूर रहें, कांच के शीशों से दूर रहें, पिक्चर फ्रेम से दूर रहें, क्योंकि जब हिलती है तो ये गिर सकती हैं आप पे। कैसे प्रिपेयर करें, अवेयरनेस फैलाएं, लोगों को ट्रेनिंग दें कि भाई कैसे कैसे क्या करना चाहिए, है ना। फ्रेंड, फैमिली मेंबर्स, सबको क्या करना चाहिए, ट्रेनिंग देनी चाहिए, इसके बारे में बताना चाहिए। छोटे बच्चों को स्कूल में सिखाते हैं ये सब कि अर्थक्वेक आए तो क्या करना चाहिए आपको, है ना। मेजर लैंडफॉर्म्स की अगर हम बात करें, जो एक्सोजेनिक फोर्स हैं उनकी हम बात करेंगे। एंडोजेनिक फोर्स की हमने बात कर ली, एक्सोजेनिक फोर्स की हम बात कर रहे हैं। जो लैंडस्केप है, कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, वॉर्न अवे, मतलब क्या हो रहा है, निकल रहा है बाई 2 प्रोसेस, इन 2 प्रोसेस के द्वारा। किसके, वेदरिंग और इरोजन। वेदरिंग क्या होता है, जैसे कोई चट्टान है, कोई रॉक है, ये कोई रॉक है, ये कोई रॉक है, मान लो बारिश हुई, पहले धूप पड़ रही है, धूप बहुत तेज है, तो धूप के कारण गर्म होगी, अचानक से बारिश होगी, तो जैसे ये बारिश का ठंडा पानी गिरेगा तो ये पत्थर क्या होंगे, इरोजन शुरू हो जाएगा इन पे, है ना, इरोजन।
तो वेदरिंग का मतलब क्या है कि ये जो बारिश के कारण ये जो चीजें हो रही हैं, कौन सी सर, टूटना, इरोजन जो हो रहा है रॉक्स का, अपने साथ बारिश इस चट्टान को तोड़ के नीचे लेके आ रही है, दैट इज वेदरिंग। इरोजन क्या होता है, नदी जा रही है, ठीक है, बारिश का पानी बह रहा है, अपने साथ मिट्टी ले जाना, ऊपर की जो सॉइल की जो अपर मोस्ट लेयर है उसको साथ बहा के ले जाना, दैट इज इरोजन, है ना। जैसे हवा चल रही है, मिट्टी बहा ली गई अपने साथ, दिस इज आल्सो इरोजन, ठीक है। अब देखिए वेदरिंग की डेफिनेशन देख लेते हैं, इज द ब्रेकिंग अप ऑफ रॉक्स ऑन द अर्थ सरफेस, मतलब जो चट्टाने अर्थ सरफेस के ऊपर चट्टाने हैं उनका टूटना क्या कहलाता है, वेदरिंग कहलाता है। इरोजन क्या कहलाता है, वेयरिंग अवे ऑफ लैंडस्केप बाय द डिफरेंट एजेंट्स, के मतलब जो अर्थ का सरफेस है, मतलब जो अर्थ के ऊपर की जो लेयर है उसको अपने साथ ले जाना, मतलब एक छोटे से टुकड़े को अपने साथ ले जाना, या फिर जैसे मिट्टी है उसको निकाल ले जाना, जैसे हवा, पानी के द्वारा, हवा के द्वारा और बर्फ के द्वारा, ठीक है। अब ये एक जगह से ले जाके दूसरी जगह डिपॉजिट करते हैं, तो जहां से ले गए हैं उसको क्या बोल देंगे, इरोजन बोल देंगे। अब देखते हैं नदियां कैसे इरोजन करती हैं, है ना। नदियां कैसे इरोजन करती हैं, नदियों के बारे में पढ़ेंगे। मान लो नदी पहाड़ से आ रही है, भाई सिंपल सी चीज है, रनिंग वाटर है, ठीक है, नदी पहाड़ से आ रही है, जैसे ये आए, जब ये पहाड़ से गिरेगा, द रेनिंग वाटर इन द रिवर इरोडेड द लैंडस्केप, कि जो नदी का पानी, आपको भी पता है भाई, कभी हरिद्वार गए, गंगा नदी आ रही है, तो गंगा नदी जब आप हरिद्वार से ऊपर की तरफ जाओगे, यहाँ ऋषिकेश जाओगे, गोमुख जाओगे, तो जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाते हो आप, गंगा की स्पीड आप देखोगे क्या हो रही है, बहुत तेज हो रही है। जैसे ऋषिकेश में राफ्टिंग करते हैं, रिवर राफ्टिंग, वहां पे आप देखोगे नदी की स्पीड बहुत तेज है ना। आप हरिद्वार में ही देखो कितनी तेज है, उस नदी के सामने नहीं खड़े हो सकते आप, बहुत तेज बह रही है। और जैसे जैसे हरिद्वार से दूर आते जाओगे, नदी की स्पीड क्या होती जाएगी, धीरे होगी। तो जब ये तेजी से बहती है तो अपने साथ बहुत बड़े बड़े पत्थर कंकर लेके आती है। पत्थर कंकर सर क्यों आ जाते हैं, क्योंकि ये चट्टान को काटती हुई निकलती है, ठीक है। और जैसे जैसे चट्टान को काटती है तो कई बार आपने देखा होगा नदी ऊपर से नीचे गिरती है, बहुत ऊपर वाली जगह से नीचे गिरती है। अब वो जब नीचे गिरती है तो ये क्या होता है कि भाई दो तरीके लेयर होती हैं किसी भी रॉक के अंदर। जैसे आप देखोगे ये एक हार्ड लेयर है, सॉफ्ट लेयर, हार्ड लेयर, सॉफ्ट लेयर। हार्ड लेयर है, ऊपर वाली हार्ड है, ठीक है, हार्ड है तो धीरे धीरे कटेगी, जब सॉफ्ट आएगी तो फिर से तेजी से काट देगी, फिर हार्ड लेयर आएगी तो धीरे कटेगी, सॉफ्ट लेयर। अब ये जैसे ऊपर से पानी गिरेगा, हजारों सालों हो गए, कभी पता नहीं कब से नदियां बह रही हैं, तो जब ये गिरेंगी तो एक फॉल बनाती है जिसको हम बोलते हैं वाटरफॉल। क्या बोलते हैं, वाटरफॉल बोलते हैं, ठीक है। जैसे बहुत सारे वाटरफॉल सुना होगा, नाइगरा फॉल सुना होगा, नाइगरा फॉल, एंजल फॉल। एंजल दुनिया का सबसे बड़ा वाटरफॉल कौन सा है, एंजल। जैसे यहाँ पे दिखा रखा है, इस फोटो में देखिए नाइगरा वाटरफॉल है। नाइगरा फॉल है, नाइगरा फॉल लोकेटेड ऑन द बॉर्डर बिटवीन द कनाडा एंड यूएसए। देखिए ये नाइगरा फॉल दिखा रखा है। ऐसे ही बोला गया विक्टोरिया फॉल। विक्टोरिया फॉल कहाँ है, अफ्रीका के अंदर, ठीक है। कौन सा है, जाम्बिया और जिम्बाब्वे दोनों के बीच में है। जैसे अगर नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, जब रिवर अब तो पहाड़ में बह रही थी, अब ये पहाड़ में बह रही थी, लेकिन जब ये मैदान में आ जाती है, मैदान में जब आती है तो आपने देखा होगा कुछ इस तरह की बहती है, आड़ी तिरछी बहने लगती है ना। आड़ी तिरछी बहना मतलब मिएंडर करती है, इसको हम क्या बोलते हैं, मिएंडर करना, मिएंडर करना। अब नदी के आसपास आपने देखा होगा, जब भी नदी पे गए हो तो नदी के आसपास बहुत चौड़ी जगह खाली पड़ी रहती है, क्योंकि जब बाढ़ आती है तो नदी बहुत दूर तक, बहुत चौड़ाई तक बहती है। आपने देखा होगा घर को, अगर किसी ने घर बना लिया उसके रास्ते में, उसको भी बहा ले जाती है ना। और मिट्टी जब दोनों साइड जब बहुत तेज बहेगी तो धीरे किनारे की तरफ धीरे बहेगी। अब किनारे की तरफ धीरे बहती है तो वहाँ पे जो मिट्टी है वो डिपॉजिट होने लगती है,
वो रुक जाती है। और जब मिट्टी वहाँ पे ऊंचे ऊंचे किनारे बन जाते हैं इस तरफ और इस तरफ, मान लो बीच से बह रही है और नदी जब इसमें बाढ़ आएगी तो यहाँ से ऐसे बहती है, ऐसे बहती है, दोनों साइड से बहती है, तो इसको बोलते हैं लीवीज। क्या बोलते हैं? लीवीज। जो किनारे ऊंचे चढ़ गए, जो किनारे ऊंचे चढ़ गए, मिट्टी जहाँ डिपोजिट हो गई, लीवीज हो गया। ठीक है। जब ये क्या करती है, मिएंडर करती है, जब रिवर मिएंडर करती है तो एक और चीज देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है सर? वो देखिए यहाँ पे कुछ, जैसे इधर से आएगी, इधर है ना, मान लो ये नदी ऐसे आ रही है, ऐसे ही आ रही है ना। तो जब ये आके पानी मान लो सामने टकराएगा, सामने यहाँ पे टकराएगा, यहाँ से मिट्टी कटेगी, यहाँ से मिट्टी कटेगी, लेकिन ये पानी तेजी से यहाँ टकराएगा, लेकिन इस तरफ का जो पानी है, पीछे का पानी, वो धीरे होगा, तो पीछे से जो मिट्टी आ रही होगी वो यहाँ डिपॉजिट हो जाएगी, इस तरफ, है ना, इस तरफ डिपॉजिट हो जाएगी। अब ये पानी इस तरफ चला गया, कट के चला गया इस तरफ, है ना। अब ये पानी किधर टकराएगा सर? इधर टकराएगा, सामने। तो सामने टकराएगा तो मतलब मिट्टी डिपॉजिट किधर होगी सर? इधर होगी, इस साइड मिट्टी डिपॉजिट हो जाएगी। तो धीरे धीरे क्या होगा बेटा, धीरे धीरे क्या होगा, जैसे ये इधर आ रहा है, ये इधर आ रहा है ना, ऐसे पानी इधर आ रहा है, ये आ रहा है। अब ये क्या करेगा, जब बहुत ज़्यादा धीरे 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 आगे बढ़ता रहेगा और ये ऐसे मुड़ के जा रहा है, जैसे ये क्या करेगा, ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है ना, ऐसे आ रहा है। तो जब ये ऐसे करेगा और इधर से ऐसे हो रहा है, तो ये दोनों वेव धीरे धीरे क्या करेंगे बेटा, क्योंकि इधर से इसका कटाव इधर हो रहा है, यहाँ से कट रही है मिट्टी सामने से भी, और इधर से ये कट के इधर जा रहा है, तो इधर यहाँ पे इसकी मिट्टी जमा होगी और ये आके इधर क्या मिल जाएगा, ऐसे मिल जाएगा, ये सामने मिल जाएगा ऐसे। तो लेकिन ये जो पार्ट है ये पीछे छूट गया, ये जो पार्ट पीछे छूट गया, ये वाला हिस्सा जो पीछे छूट गया, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, ऑक्सबो लेक। क्यों? क्योंकि जो ऑक्स है उसके पैर के जैसा निशान है, बैल के पैर के जैसा निशान है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सबो लेक। क्या बोलेंगे इसको? ऑक्सबो लेक। ठीक है। फ्लड प्लेन क्या होता है बेटा? फ्लड प्लेन ये जो हिस्सा दिखा रखा है ना सारा, नदी जहाँ से बहती है, नदी जहाँ से बहती है, ये तो अभी मेन बह रही है जब बाढ़ नहीं है, जब बाढ़ नहीं आई है नदी में तो नॉर्मली बह रही है, लेकिन जब बाढ़ आती है तो जहाँ तक नदी का एरिया है उस एरिया में बहेगी, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लड प्लेन, बाढ़ का एरिया। ठीक है। लीवी मैंने बता ही दिया, बाढ़ के दौरान जब ये बहती है तो बीच से बहुत तेज बहेगी और किनारों पे क्या होती है, मिट्टी जमा हो जाती है, मिट्टी जमा हो जाती है किनारों पे। ये मिट्टी के किनारे जब जमा हो जाती है तो ये ऐसा लगेगा जैसे किसी ने क्या बना दिया हो, दोनों साइड, नदी के दोनों साइड ढेर लगा दिया हो मिट्टी का, किनारे बना दिए हो, तो क्या हो जाता है, इसको हम बोलते हैं लीवीज। क्या बोलते हैं? लीवीज बोलते हैं। ठीक है। अब जब नदी अभी तो प्लेन में थी, अब जाके जब समुद्र में गिरेगी तो बिल्कुल धीरे धीरे हो जाती है, और क्या करती है नदी, बहुत सारे छोटे छोटे नालों में बट जाती है, बहुत सारे छोटे छोटे नालों में बट जाती है। और एक मतलब ये नाले, ऐसे नाले पंजे जैसे, पक्षी का जो पंजा होता है ना, वैसे दिखेंगे आपको। तो ये क्या, ये मेन रिवर थी और ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटरी है, मतलब ये अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो गई। इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, डेल्टा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेल्टा। इसी को हम क्या बोलते हैं, डेल्टा बोलते हैं। जब नदी बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाती है, कब, समुद्र में मिलने से पहले, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डेल्टा बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, वर्क ऑफ सी वेव के जो समुद्र के अंदर जो लहरें हैं वो क्या कर सकती हैं। तो भाई समुद्र के अंदर आपने देखा होगा बहुत सारी चट्टान है, वो भी इरोजन करती है ना, तो बहुत सारी चट्टान है, ऐसे भी खड़ी हो देखी होंगी, ऐसी चट्टान की रेगुलर चट्टान है, ठीक है, और ऐसा भी देखा होगा कि चट्टान के अंदर होल हो गया। अब मान लो ये चट्टान है, तो आपको पता है समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें उठती रहती हैं और वो लगातार इस चट्टान से टकराएंगी। ठीक है। अभी हमने देखा कि भाई कहीं पे चट्टानें सॉफ्ट होती हैं, कहीं पे हार्ड होती हैं। जहाँ सॉफ्ट होंगी वहाँ पे जल्दी कट जाएगी चट्टान, और जहाँ हार्ड होगी वहाँ पे देर से कटेगी, है ना। तो जैसे अगर मैं बात करूँ, ये आर्क बना दिया, आर्क मतलब ये ऐसा निशान बना दिया, ऐसा निशान बना दिया। सर यहाँ सॉफ्ट पत्थर था, तो
तो बार बार वेव आई और टकराई तो जल्दी से कट गया, है ना, जल्दी से कट गया। अब ये क्या बना दिया, सी केव मतलब ये पूरा रास्ता ऐसा है जहाँ पे अंदर तक मिलेगा ये पूरा, ठीक है, गुफा मिलेगी ये पूरी, कि जहाँ पे समुद्र की लहरें टकरा रही हैं बार बार, और ये अंदर तक पत्थर जो नरम था, जो सॉफ्ट रॉक थी, उसको काट दिया। अब देखिए इसको पढ़ लेते हैं, क्या कह रहा है, द इरोजन एंड डिपोजिशन ऑफ द सी वेव गिव राइज टू द कोस्टल लैंडफॉर्म। क्या कह रहा है कि कोस्टल लैंडफॉर्म बनाती है, जो सी वेव का है वो डिपोजिशन और इरोजन के कारण क्या बनाती है, कोस्टल लैंडफॉर्म्स बनाती है। कोस्टल का मतलब किनारे की तरफ जो आकृतियां बनती है उनकी बात कर रहा है। सी वेव कंटिन्यूसली स्ट्राइक एट द रॉक, कि जो समुद्र की लहरें हैं वो रॉक के ऊपर, चट्टान के ऊपर कंटिन्यूसली टकराती हैं। क्रैक्स डेवलप, क्या होते हैं, जो क्रैक्स हैं, दरारें आ जाती हैं। ओवर द टाइम दे बिकम्स द लार्जर, और टाइम समय के बीतने के साथ वो बड़ी हो जाती हैं। दस द होलो लाइक केव्स आर फॉर्म्ड ऑन द रॉक्स। क्या कह रहा है कि भाई जब समुद्र की लहरें बार बार टकराएंगी तो उनको क्या कर देंगी, काट देंगी, और वो क्या बना देगी, सी केव्स बना देगी। एज द कैविटी बिकम्स बिगर, जब भी एक कैविटी बहुत बड़ी हो जाती है, बिगर, ओनली द रूफ ऑफ द केव रिमेन्स, जब केवल छत बच जाती है, जैसे ये ऊपर की तरफ छत बच जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सी आर्क। मतलब पहले तो ये क्या बना, होल बना होगा, उस तरफ से होल बना होगा, फिर धीरे धीरे लगातार कटने लगा तो सी आर्क बन गया, आर पार जब छेद हो गया तो, ठीक है। दीज वॉल्स लाइक फीचर आर कॉल्ड द स्टेक्स। मतलब जैसे ये बन गया, ये स्टेक्स हो गया, जैसे वॉल लाइक स्ट्रक्चर, जो दीवारें हैं, जो जैसे अब ये यहाँ से ऐसे ऊपर की तरफ मान लो कट गया, ये यहाँ से टूट गया, पूरा ऊपर की तरफ ये कट गया, ये ऐसे ऊपर की तरफ कट गया, तो ये एक स्टेक हो गया, ये दूसरा स्टेक हो गया, है ना। द स्टेक रॉकी कोस्ट राइजिंग ऑलमोस्ट वर्टिकली अबव द वाटर सरफेस आर कॉल्ड सी क्लिफ। उसे हम क्या बोल देते हैं, सी क्लिफ। ये जो ऊपर खड़ा हुआ जो भी पार्ट है, जब ये कट गया, ये स्टेक बन गया था, जैसे हमने इसको ऊपर काट दिया, तो ये क्या बन गया, इसी को हम क्या बोल देते हैं, सी क्लिफ बोल देते हैं। और ये जो कटा हुआ, जो यहाँ से पत्थर कंकड़ जो भी कटेगा, वो कहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा, सी श्योर, मतलब समुद्र के किनारे पे। और क्या बना देगा, बीच। जैसे गोवा के अंदर बीच है ना, कि मिट्टी डिपॉजिट हो गई वहाँ किनारे पे आके, तो उसको बीच बोल दिया, है ना। वर्क ऑफ आइस, की आइस कैसे काटता है, ग्लेशियर जो है, आइस का मतलब ग्लेशियर्स हो गए, जो ग्लेशियर हैं पहाड़ के ऊपर जो बने हुए हैं, वो कैसे बनते हैं देखते हैं। जो रिवर है, रिवर ऑफ आइस, जो बर्फ की नदियां हैं, मतलब पहाड़ पे बहुत सारी बर्फ जमा हो गई, और अब क्या है, पहाड़ के ऊपर बर्फ जमा हो गई, तो अब क्या है, जब ये बहेगी, जब ये चलेगी, मतलब बहुत ज़्यादा बर्फ हो गई, ओवरलोड हो गया, तो बहेगी, जब ये चलेगी तो पहाड़ के बड़े बड़े और छोटे छोटे टुकड़े इसके साथ बह के चलेंगे, है ना। जब ये इरोड होगी तो बहुत सारा लैंडस्केप, बुलडोजर, सॉइल, ये सब कुछ लेके जाएगी अपने साथ, ठीक है। और जो ये जब आइस मेल्ट हुई तो वाटर बनेगी, और जब ये वाटर बनेगी तो ये सारी चीज़ें लेके जाएगी, और इसे हम क्या कहते हैं, ग्लेशियल मॉरेन्स। जितने भी ये बड़े छोटे पत्थर लेके जाएगी अपने साथ, उसको हम क्या कहते हैं, ग्लेशियल मॉरेन्स कहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं वर्क ऑफ विंड, कि राजस्थान में आपने देखा होगा ऐसे रेत के टीले होते हैं बड़े बड़े, है ना, बड़े बड़े टीले होते हैं। ये बड़े बड़े टीलों को हम क्या बोलते हैं बेटा, सैंड डून्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सैंड डून्स। कैसे बनते हैं सर, जब हवा चलती है तो ये हवा मिट्टी को उठा के अपने साथ, मान लो इधर से इधर हवा चल रही है, इधर से इधर चल रही है, अब इधर नीचा है और इधर क्या ऊंचाई है, तब ये हवा जब चलेगी तो इधर से मिट्टी को उठाएगी और यहाँ डिपॉजिट करना शुरू कर देगी, इधर डिपॉजिट करना शुरू कर देगी, यहाँ से यहाँ पे डिपॉजिट करना शुरू कर देगी। अब ये जो नीचे जगह थी, ये धीरे धीरे क्या हो जाएगी, ऊंची हो जाएगी,
ये ऊंची हो जाएगी, तो इसको हम क्या बोल देंगे, सैंड डून बोल देंगे, है ना, सैंड डून बोल देंगे। अब ये मशरूम रॉक क्या होता है सर? मशरूम रॉक जैसे मान लो एक पहाड़ है ना, पहाड़ है एक, ऐसा पहाड़ था कोई, ये मान लो पहाड़ है ऐसा। अब जब ये हवा चलेगी तो मिट्टी ज़्यादा हैवी होती है, तो मिट्टी क्या रहेगी, नीचे रह जाएगी, हवा के साथ ऊपर वाली हवा में कम जाएगी। तो मिट्टी के जो कण हैं वो जब इस पहाड़ से टकराएंगे तो इसको काट देंगे, यहाँ से काटना शुरू करेंगे। मान लो आज इस तरफ से आ रही है, कल ऊपर से इस तरफ से, पीछे की तरफ से आ रही है तो पीछे की तरफ से हवा काट देगी, इस तरफ से आ रही है तो इस तरफ से। मतलब ये ऑल ओवर लगा के आप जब देखोगे लास्ट में तो किस तरीके की एक शेप बन जाएगी बेटा, ये इस तरह की कुछ शेप बन जाएगी कि ऊपर का ये बड़ा रहेगा और नीचे क्या क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा। क्यों सर? ये पत्थर कट गया, हवा के कारण कट गया, दोनों तीनों साइड से, चारों साइड से जो हवा टकराई, तो इस तरह की जो चट्टान बनेगी उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, मशरूम रॉक। क्या बोलते हैं? मशरूम रॉक। समझ आया? समझ आया? अब देखिए, अभी हम बात कर रहे थे, जैसे इसको मैं साफ कर देता हूँ एक बार। अभी हम बात कर रहे थे जैसे कि हवा एक साइड से चलती है और दूसरी तरफ क्या करती है, डिपॉजिट कर देती है, तो उनको तो हमने सैंड डून्स बोल दिया। जो ये ऐसे टीले जैसा बनेगा उसको तो सैंड डून बोल दिया, ठीक है। जब एक एरिया से दूसरे एरिया में जब ये डिपॉजिट करती है तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, लोसिस बोलते हैं। लोइस, क्या बोलते हैं? लोइस। व्हेन द सच सैंड इज डिपोजिट इन द लार्ज एरिया, उसको हम क्या बोलते हैं? लोइस। और सबसे ज्यादा ये कहाँ पाए जाते हैं? चाइना के अंदर। जैसे ये मिट्टी का पूरा एरिया उठ के दूसरी जगह शिफ्ट हो जाए, दूसरी जगह शिफ्ट हो जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे? जैसे ये लोग जा रहे हैं, ये लोग जा रहे हैं, यहाँ मान लो नीचाई है, ये नीचा एरिया है। अब उधर से कोई हवा आई पीछे की तरफ से और वो मिट्टी उठा उठा के किधर डालेगी? इधर इस गड्ढे में डालेगी, है ना। हवा के साथ मिट्टी इधर डिपॉजिट होगी। अब ये सारी मिट्टी इधर अगर गड्ढे में आ गई तो जो बना हाइट बन गई, उसको तो सैंड डून बोल दिया, लेकिन जो बना ना जहाँ से डिपॉजिट हुआ उसको हमने क्या बोल दिया? लोसिस बने, लोइस, ठीक है, लोइस। तो ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो गया आपका। अगले चैप्टर में फिर से मिलते हैं आपके साथ, तब तक के लिए गुड बाय।